आइए दोस्तों, नैन आईएएस में आपका ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आपको संविधान पढ़ाने का जो मुझे मिला हुआ है काम, मेरा प्रयास होगा कि मैं आपके प्रश्नों का समुचित आपको समुचित तरीके से समझा सकूं टॉपिक को, क्योंकि संविधान एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एग्जाम में आप देखेंगे, चाहे लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, वहां पे कम से कम 20 क्वेश्चन आते हैं। चाहे समीक्षा अधिकारी से मतलब क्वेश्चन है। हालांकि पिछले 2 वर्षों में आप देखेंगे तो प्रश्न का प्रारूप बदला हुआ है, प्रश्न बदला हुआ है, उसको करने का जो प्रश्न पूछा जा रहा है। मेरा प्रयास होगा कि आप लोक सेवा आयोग द्वारा या किसी अन्य परीक्षाओं में कोई भी किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाए, आप उसको समुचित तरीके से हल कर सके। अब मित्रों, एक चीज और कीजिएगा, संविधान पढ़ते समय निसंदेह कलम कापी लेके आप बैठिए, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप नोट करेंगे। बाद में आप पेपर उठा के सॉल्व कीजिएगा, आपको लगेगा कि हाँ कुछ ऐसा मैटर मिला है जो एग्जाम में पूछा जाता है, और फिर जब आप एग्जाम में अपीयर होंगे फिर आपको लगेगा। फिर ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपको लगता है प्रश्न हो जाते हैं, 15-16 प्रश्न पूछेंगे, अगर आपने 10 कर लिया तो कोई मतलब नहीं। 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपके जो गलत हो रहे हैं वो भी अगर सही हो जाए निगेटिव मार्किंग में, तो फिर क्या पूछना है। तो मैं यही कहूंगा, और बेयर एक्ट जरूर खरीद लीजिए प्लीज। बिना बेयर एक्ट के संविधान कोई मतलब नहीं है, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है। आइए आज हम शुरू करते हैं प्रस्तावना। मैं प्रस्तावना पे आज हम देखते हैं, आज का टॉपिक है प्रस्तावना। संविधान में प्रस्तावना, प्रस्तावना उद्देशिका इसी को भी कहते हैं। प्रस्तावना इसी को हम उद्देशिका भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रियम्बल। हम इसको प्रियम्बल कहते हैं। दोस्तों, उद्देशिका जैसा आप समझ रहे हैं, प्रस्तावना आप खुद अपना बातचीत करते हैं तो प्रस्तावना मतलब कोई प्रस्ताव टाइप का होता है कि किसी चीज के बारे में, चाहे आप देखेंगे प्रस्तावना हो गया। उद्देशिका मतलब उद्देश्य क्या है। जब कोई सरकार या कोई एक्ट बनाया जाता है, लेजिस्लेचर द्वारा, विधायिका द्वारा जब कोई एक्ट कानून बनाया जाता है, तो उसके हर एक्ट के पहले प्रस्तावना जरूर रखा जाता है, और उसमें यह बताया जाता है कि इसको पास करने का उद्देश्य क्या है और यह पास कब किया गया है। निसंदेह ये रहेगा। ऐसे ही संविधान का आप देखेंगे, विश्व के संविधान जितने भी लगभग संविधान है, संविधान पे कभी भी ओपन डिबेट नहीं होता है। वहां की संविधान सभा जैसी होती है उसको पास करके वो कर लेती है। हमारे यहाँ की संविधान सभा ने संविधान को लागू करने के पूर्व उसके उद्देशिका का ओपन डिबेट कराया। इससे बड़ा लोकतांत्रिक और क्या हो सकता है प्रक्रिया। इतना बढ़िया कि संविधान की प्रस्तावना पे ओपन डिबेट होता है और उसके बाद उसको स्वीकार किया जाता है। ये प्रस्तावना जो है वो जब गवर्नमेंट का सेटअप हुआ 2 सितंबर 1946 को, गवर्नमेंट का जब सेटअप हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अस्थायी सरकार का गठन किया गया था, जिससे कि संविधान का निर्माण हो सके। और फिर संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया चली उसमें नेहरू जी द्वारा संविधान सभा में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, संविधान के पहले ही 9 दिसंबर 1946 को जो प्रस्ताव पेश किया गया, 9 दिसंबर प्रथम बैठक था, 9 दिसंबर 1946 प्रथम दिन था बैठक का। 1946 को जब संविधान सभा की बैठक आहूत की गई, तो उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देशिका पढ़ा गया, तो वही ये उद्देशिका संविधान की उद्देशिका से ही प्रस्तुत हुआ था। और उस पर फिर अपना कानून है, चर्चा होता है, विचार विमर्श होता है, क्योंकि संविधान सभा के एक सदस्य नहीं थे उसमें, चुने हुए और मनोनीत सदस्य थे। अब देखिए, जो संविधान सभा बनी थी उसको भी आप देख लीजिए। हमारे यहाँ संविधान सभा का केवल मनोनयन उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल द्वारा नहीं कर दिया गया था। हमारे यहाँ के संविधान सभा का जो देशी रियासतें थी, देशी रियासत का मतलब समझ रहे हैं, जो उस समय के राजा थे, छोटे छोटे राजा थे उनका, और प्लस अंग्रेजी शासन के अधीन जो था उसका अपना। तो इनसे
ये यहाँ से राजा अपना प्रतिनिधि के तौर पे भेजते थे संविधान सभा के लिए, और यहाँ पे निर्वाचन होता था, इनका निर्वाचन से कौन बनते थे, यहाँ मनोनीत कर दीजिए, मनोनीत यहां पे बनते थे ये संविधान सभा, इस प्रकार से आप देखेंगे कि अंग्रेजी शासन निर्वाचन नहीं करती थी, अंग्रेजी शासन क्षेत्र था, क्षेत्र में जनता द्वारा निर्वाचन होता था संविधान सभा। तो ये जो संविधान सभा हुआ, और लगभग ये माना गया कि एक व्यक्ति जो है उसको 10 लाख का प्रतिनिधित्व दिया गया। कितना मित्रों, 10 लाख पे, 10 लाख की आबादी में माना गया एक सदस्य होगा। अब देखिए, इस प्रकार ये संविधान सभा राजा जनता के द्वारा निर्वाचित, अप्रत्यक्ष तौर पे निर्वाचित, वोट नहीं पड़ा था, अप्रत्यक्ष तौर पे जनता द्वारा निर्वाचित, अप्रत्यक्ष तौर पे सदस्यों द्वारा संविधान सभा का सदस्य चुना गया। उसके बाद उन लोगों ने संविधान का निर्माण आप जानिए, डॉक्टर बी एन राव इन्होंने संविधान का निर्माण किया था। बी एन राव कई देशों की यात्रा किए और कई देशों के संविधान का अध्ययन करने के उपरांत उन्होंने एक संविधान तैयार किया। इस पे इनके द्वारा तैयार संविधान पर विचार विमर्श हेतु, इनके द्वारा संविधान जो तैयार किया गया, इस पे विचार विमर्श हेतु क्या हुआ, एक समिति का गठन किया गया, एक समिति का गठन किसका हुआ, समिति का गठन हुआ। इस समिति का नाम क्या था, इस समिति का नाम था प्रारूप समिति। और इसके अध्यक्ष के रूप में आप देखेंगे, इसके अध्यक्ष कौन हुए, अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चयन हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चयन हुआ प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में। इनके और 3-4 सदस्यों का भी चयन हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति बनी थी, इसका काम था कि बी एन राव द्वारा तैयार संविधान पर पूरा उसका रूपरेखा देखना, कहाँ डिमेरिट्स मेरिट सारी चीजों को देखना व्यवस्थित, उसके फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान पर अपना पूरा गहन विचार विमर्श सब कुछ करने के बाद फिर वो रखते हैं, और फिर उस पर संविधान सभा जो है अपना विचार विमर्श करती है, कुछ अप्रूवल होता है, कुछ मतलब संशोधन की जाती है, संशोधन की, कुछ हटाने की, इस प्रकार से अपना विचार विमर्श जो कानून पास करने की प्रक्रिया है उसी प्रकार से होता है, और फिर इसको अप्रूवल मिल जाता है। अब आइए, आज हमारा चूंकि विषय है उद्देशिका, ये मैं थोड़ा सा इसलिए आपको बता दिया कि थोड़ा जाने रहिए। अब देखिए उद्देशिका, हमारे यहाँ उद्देशिका जो है उसमें देखिए लिखा हुआ है, आप लोग डायरेक्ट खोल लीजिए और उद्देशिका देखिए और शब्दों पे ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, क्योंकि प्रश्न यहां से आते हैं निस्संदेह। अभी मैं 4 टॉपिक इस पे बोलूंगा और चारों से प्रश्न आते हैं हमेशा इधर उधर करके। देखिए, प्रस्तावना से संबंधित 4 पॉइंट आपको देखने हैं। संविधान संशोधन क्या हुआ, संशोधन यह क्या संविधान का भाग है, ठीक ना, और इसके बाद में कब लागू हुआ संविधान, कब लागू हुआ। दूसरा चीज एक और है, संशोधन में कौन कौन से वर्ड जोड़े गए, कौन कौन से शब्द जोड़े गए, ठीक ना मित्रों। देखिए, यहां से भी प्रश्न आया हुआ है
यहां से भी प्रश्न आया हुआ अक्सर पूछा जाता है, यहां से भी प्रश्न आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये आपके जानने के लिए जरूरी है। आप देखेंगे, जब पढ़ेंगे देखेंगे, संविधान प्रस्तावना का भाग है। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा प्रस्तुत जब प्रारूप रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किए थे, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है डॉक्टर भीमराव ने कि ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है। हालांकि संविधान का भाग है, और चूंकि आप जानते हैं कि 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है संवैधानिक तरीके से, तो जब संसद संविधान में संशोधन कर सकती है तो क्या प्रस्तावना उसका भाग उसमें संशोधन कर सकती है? इसके बारे में हम बाद में टेकअप करेंगे कि केसों की मदद से, सुप्रीम कोर्ट के केसों की मदद से आप देखेंगे कि इसमें 2 केस है जो अक्सर आपके यहां पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। यहां से चाहे केस को रख देगा, चाहे संशोधन हो सकता है कि नहीं कर सकता है, और अगर कर सकता है तो किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने माना, कब लागू हुआ, और संशोधन में कौन कौन से शब्द जोड़े गए और उन शब्दों का क्रम क्या है, यही इतना पूछा जाता है। ध्यान से देखिएगा मित्रों, कॉपी कलम लेके बैठे रहिएगा, लिख लीजिएगा। फिर आपको लास्ट में मैं पेपर के बारे में बताऊंगा लेके कि देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए, आपको लगेगा कि हाँ। और अभी हाल के 2019-20 की मैं पीसीएस की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमने बताया है और वैसे वैसे आए हैं। अभी तक मैं ऑफलाइन बता रहा था, ये पहली बार मैं ऑनलाइन का प्रयास कर रहा हूं, और कोशिश मेरी यही है कि आपका पूर्णतया हो जाए, मैं इधर उधर नहीं भटकूंगा, सीधे आपसे। अब देखिए किताब खोलिए आप लोग प्रस्तावना की, देखिए इसमें क्या क्या रहा, हम भारत के लोग, बी द पीपुल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। कौन? ये नहीं कह रहे हैं कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल, कह रहे हम भारत के लोग। यानी शब्दों पे गौर कीजिएगा, अभी आपको एहसास होगा कि संविधान का वास्तविक शक्ति किसमें निहित है। हम भारत के लोग, शब्दों पे हम भारत के लोग। फिर कह रहे हैं भारत को एक, हम भारत के लोग, पहला पॉइंट। दूसरे में क्या, भारत को एक, अब देखिए शब्दों का चयन, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष 1 2 3 पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, लोकतंत्रात्मक, देखिएगा लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये देखिएगा गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसको क्या कर रहे हैं, अब देखिए बनाने के लिए, बनाने के लिए लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अभी मैं गणराज्य को, समाजवादी क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, लोकतंत्रात्मक क्या होता है, मैं इन सब चीजों को बताऊंगा। पहले आप इसको बनाने के लिए, बनाने के लिए समस्त, हाँ समस्त नागरिकों, आप कह रहे बनाने के तथा समस्त नागरिकों को, तथा समस्त नागरिकों को, समस्त नागरिकों को क्या कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय देने की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट इसको क्या कर लीजिए, पहला पॉइंट का क्या, न्याय। अब इस न्याय में कौन कौन सा न्याय देखिएगा, पहला है सामाजिक न्याय, इसको भी अभी मैं बताऊंगा, सामाजिक। दूसरा है
सामाजिक हो गया तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? आर्थिक। मित्रों, किसी भी व्यक्ति के न्यूनतम आवश्यकता क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा, भूख मिटी रहे, बस तन ढका हो, रोटी, कपड़ा और मकान और ऊपर छत हो, ये न्यूनतम आवश्यकता मानी गई है। और छत होने के लिए जरूरी है रोटी, कपड़ा। कपड़ा होने के लिए आपके पास अधिकार होना चाहिए, राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक होना चाहिए, जिससे रोटी और मकान हो सके। सामाजिक, आर्थिक, और एक है राजनैतिक। राजनैतिक अधिकार आपको समानता दिलाता है, सामाजिक अधिकार आपको आप भेदभाव खत्म करता है, आर्थिक अधिकार आपको देश के मूल धारा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करता है। आपको आर्थिक तौर पे अगर आप सक्षम होंगे, प्रयास करेंगे, कार्य करेंगे तो आपको और इन सब के लिए समस्त नागरिकों को ये देश संविधान प्रदान कर रहा है। संविधान का मतलब ये राष्ट्र प्रदान कर रहा है। इसलिए अभी आगे इसका समझते चलिएगा। इन शब्दों को व्यापक अर्थ में, सकारात्मक अर्थ में सोचिएगा, आर्थिक और लोगों को बारे में भी सोचिएगा, जो आपके यहाँ आपके आसपास गरीब लोग होंगे, कि उनको कैसे किसी एक नागरिकों को पहला क्या न्याय और दूसरा स्वतंत्रता। खा पॉइंट पे हम देखेंगे, आइए ऊपर देखते हैं। यहाँ पे खा पॉइंट पे हम देखेंगे, खा स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता कौन कौन सी? देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, पहला है विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति। तीसरा है, कभी कभी नया प्रश्न मान लिया पूछ ले कि हमारे संविधान में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की बात की गई है, तो आप कहेंगे 3। अगर कहेंगे कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो मूल अधिकार हमारे यहाँ 6 दिए गए हैं और स्वतंत्रता की बात 5 की गई है प्रस्तावना में। देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, एक और है विश्वास हो गया, विश्वास, धर्म और फिर क्या हो गया? उपासना। उपासना, देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता ये दे रहे हैं, संविधान हमको दे रहा है। उसके बाद में समता, किस चीज की? समता। देखिए, फिर एक समता की बात कर रहा है, गा पॉइंट। समता यानी समानता, समता, ये गरिमा। आप बताइए कौन गरिमा के साथ नहीं जीना चाहता? और प्रतिष्ठा, आपको आपके प्रतिष्ठा की रक्षा और आपके गरिमा की रक्षा का प्राविधान संविधान करता है। प्रतिष्ठा की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में, और अब लागू कब हुआ? समता इतना लागू कब हुआ? आत्म अर्पित, लाया हुआ है आत्म अर्पित। देखिएगा, थोड़ा सा मुझसे गलती हो रही लग रहा है। हाँ, आत्म अर्पित, अंगीकृत करते हैं किसको? संविधान को। 26 नवंबर 1949। मित्रों, इसी 26 नवंबर को इसीलिए पहले विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था हमारे देश में, परंतु नए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा इसको अब संविधान दिवस के रूप में घोषणा कर दिया है। अब संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब आइए, मैं आपको इतना क्यों यूज किया गया है, अब मैं आपको बता दूं। आप देखेंगे, कहा गया अब संविधान के प्रस्तावना ही कुंजी है संविधान की। यानी संविधान में जो कहीं लिखा नहीं गया है उसके आशय को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना की जरूरत पड़ती है। प्रस्तावना को पढ़ के हम समझते संविधान सभा के लोगों का उस समय सोच क्या रहा होगा। मतलब
समझने की कोशिश करते, उसके बाद में उसका मतलब निर्वचन किया जाता है संविधान के भागों का। न्यायपालिका ऐसे ही करती है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, हम भारत के लोग, अगर प्रस्तावना को हम भारत के लोग तैयार कर रहे हैं, ना कि कोई व्यक्ति विशेष, तो संविधान की वास्तविक शक्ति किसमें निहित हुई? हम में, आप में, हम सभी में। इसलिए हम सभी मिलकर आज इस संविधान की वास्तविक शक्ति बने हुए हैं। हम में यह शक्ति निहित है और ये शक्ति हमको संविधान देती है, ना कि कोई पार्टी, कोई सरकार, कोई राष्ट्रपति, कोई न्यायालय। अब देखिए, तो सबसे बड़ा ताकत किसमें हुआ? वास्तविक ताकत और वास्तविक सत्ता किसमें निहित हुई? जनता में, हम में, आप में। फिर कह रहे हैं भारत को, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, मतलब पूर्ण रूप से, किसी में उसमें एब्सोल्यूट, मतलब उसमें कोई ये नहीं है कि किसी प्रतिबंधों के अधीन, प्रतिबंध रहित, प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है, तो देखिए ये आया शब्द प्रभुत्व संपन्न, ध्यान दीजिए। इसका मतलब होता है प्रभुत्व संपन्न का कि ऐसा राष्ट्र जिसकी विदेश नीति किसी अन्य राष्ट्र के दबाव में ना तैयार की जाती, अन्य राष्ट्र के दबाव में ना तैयार की जाती हो। अब मित्रों, एक मतलब कि स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण करता हुआ देश, स्वतंत्र, अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार, अर्थात अपने राष्ट्र स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण करता हो, स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण करता हो। ऐसा राष्ट्र जिसकी विदेश नीति किसी अन्य राष्ट्र के दबाव में तैयार न की जाती हो, अर्थात स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण करता हो, अपने राष्ट्रीय हितों, अपने लोगों के हितों को ध्यान में रखकर जब कोई राष्ट्र बिना किसी बाह्य राष्ट्र के दबाव में आए अपनी नीतियों को तैयार करता, तो उसे कहते हैं प्रभुत्व संपन्न। तो हमारा राष्ट्र प्रभुत्व संपन्न नहीं है। आप देख लीजिए, जब शीत युद्ध काल चल रहा था तो न भारत रूस के दबाव में गया, न चीन के, तटस्थता बनाए रखा और अपनी विदेश नीति का स्वतंत्रता पूर्वक संचालन किया। साधारण समाजवादी का मतलब होता है, यहाँ ये समाजवादी, देखिए एक चीज लिख लीजिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी कभी आप देखेंगे परीक्षाओं में ये पूछ लिया गया है कि ये क्रम कौन सा है। तो आप देखिए, प्रभुत्व संपन्न पहले आया, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ठीक ना। अब समाजवादी का मतलब क्या होता है कि जहां समाजवादी, ऐसा राष्ट्र जहां समाजवादी का मतलब होता है जहां अमीरी गरीबी के बीच का भेद को कम किया जाए। राष्ट्र ऐसा प्रयास करेगा कि अपने नागरिकों के बीच में जो आर्थिक गैप है लोगों के बीच में, उसको कम करने का प्रयास करेगा। और राष्ट्र, जैसे आपके यहाँ देखिए पीडीएस सिस्टम चलता है, क्या ये राशन वाला सिस्टम, राशन कार्ड के माध्यम से, ये समाजवाद का ही देन है। जब राष्ट्र अपने आप को, मतलब लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए, लोगों के बीच में समानता लाने के लिए, लोगों के बीच में आर्थिक या सामाजिक जो भेदभाव उसको खत्म करने के लिए प्रयास करता है। और हमारे यहाँ ऐसा संविधान में दिया गया है। पंथ निरपेक्ष का मतलब आप देखिए, यहाँ जो पंथ निरपेक्ष शब्द आया है, इसका मतलब होता है राष्ट्र में दो प्रमुख होते हैं, एक वंशानुगत होते हैं, लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है। जैसे आप ब्रिटेन अपने देश को चुन लीजिए, ब्रिटेन में लोकतंत्र बहुत अच्छा है, पूर्णतः लोकतंत्र है वहां पे, और कोई हावी नहीं है, संसद ही वहां के सब कुछ है। उसके बावजूद भी वहां का जो राष्ट्र प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है, वो राजा होता है और वो वंशानुगत आता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पद है, राष्ट्र प्रमुख श्री महामहिम राष्ट्रपति जी का जो पद है, वो चुन के आते हैं, ना कि वंशानुगत है। उनका एक कार्यकाल होता है, फिक्स होता है, और उतने तक वो पुनः निर्वाचन के पात्र होते हैं उस पद के लिए, परंतु वो निर्वाचन के माध्यम से ही आएंगे। देखिए माफ कीजिएगा, मैं पंथ निरपेक्ष में गणराज्य बताने लगा, क्षमा कीजिएगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है, तो मैं इसको बताने लगा था। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य किसी भी धर्म को नहीं फॉलो करेगा, मतलब वो धर्म से तटस्थता रखेगा, उसका धर्म से तटस्थता होगा। हाँ, वो अपने नागरिकों को
किसी भी धर्म या उपासना करने से वो रोकेगा नहीं, ना ही किसी के द्वारा किसी पर थोपने का अगर प्रयास किया जाता है थोपने का किसी धर्म या आचरण को मानने के लिए, तो वह ऐसा भी नहीं करने देगा। राज्य तटस्थ होगा, आप स्वतंत्र हैं किसी भी धर्म या, क्योंकि यहां पे आप देखिए स्वतंत्रता की बात ऊपर कर चुका है। किस चीज की? उपासना की आपकी स्वतंत्रता होगी, आप जिस भी धर्म को चाहे मान सकते हैं, जैसी उपासना चाहे कर सकते हैं, आपके उसमें रुकावट को। हालांकि कुछ इस पे निर्बंधन दिए गए हैं, और जब हम लोग मूल अधिकार पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। वो निर्बंधन व्यक्ति से व्यक्ति लोग आप देखेंगे, व्यक्ति कैसे निर्बंधन लगा है, व्यक्ति से व्यक्ति को लेकर क्या रोक लगी है, व्यक्ति से व्यक्ति पर या व्यक्ति से राज्य को आप कैसे उसको फॉलो करते हैं, वो उस पर कैसा निर्बंधन है वो वहां पे देखा जाएगा। तो राज्य निबंध निवेश मतलब राज्य तटस्थ होगा धर्म से, वह किसी भी धर्म को लेकर आगे नहीं बढ़ेगा, और ना ही कि अपने नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने से विहित करेगा, रोकेगा किसी भी प्रकार से। लोकतंत्रात्मक मतलब क्या है? हमारे यहाँ जो सरकार का चुनाव है वो निर्वाचन के माध्यम से चुनी गई सरकार होती है। मतलब हमारे यहाँ जो सरकार का चयन है वो कैसे किया जाता है? निर्वाचन के माध्यम से। आप देखते हैं राज्यों में चुनाव होता है, राज्यों में चुनाव हुआ, केंद्र में चुनाव होता है, एमपी का जब लोकसभा का चुनाव आता है, राज्य ये क्या नाम है, राज्यों का चुनाव होता है, तो वहां पे कोई भी व्यक्ति जो बहुमत दल का, जो जैसे लोकसभा में कोई पार्टी बहुमत में आ गई, तो वो पार्टी के सदस्य जो निर्वाचित सदस्य है वो अपने में से किसी एक को बहुमत दल का नेता चुनते हैं। जो बहुमत दल का नेता होता है मित्रों, जो बहुमत दल का नेता होगा उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है या राज्यों में मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जो बहुमत दल का नेता। इस प्रकार से हम देखेंगे, हमने वोट दिया किसको? सदस्यों को, लोकसभा सदस्य या विधानसभा सदस्यों को। वो सदस्य अपने में से किसी एक को, बहुमत प्राप्त पार्टी अपने में से किसी एक को नेता चुन लेती है। वो इस प्रकार से हमारे यहाँ जो सरकार बनी वो कैसे बनी? वो हमारे द्वारा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा निर्मित हो। तो ये हो गया लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब हम सभी। अब देखिए गणराज्य, अभी जो मैं पहले यहां मतलब पंथ निरपेक्ष के होता है, गणराज्य का मतलब होता है ऐसा राष्ट्र जिसका संवैधानिक प्रमुख या राष्ट्र प्रमुख निर्वाचन के द्वारा आता हो, ठीक ना। हमारे यहां ब्रिटेन में आप देखेंगे, ब्रिटेन में वहां का राष्ट्र प्रमुख जो है, वहां की संसद सर्वोच्च है, लेकिन तब भी वहां का राष्ट्र प्रमुख जो है वो वंशानुगत पद है, वो राजा के तौर पे आता है। ऐसे ही आप जापान में देखेंगे, आप कोरिया में देखेंगे, आप थाईलैंड में देखेंगे, वहां राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित नहीं होते हैं बल्कि राजा वंशानुगत होता है। हमारे यहाँ आप देखेंगे, अमेरिका में देखेंगे, हमारे यहाँ देखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, चुनाव आयोग द्वारा उसकी बाकायदे घोषणा की जाती है, उसकी प्रक्रिया होती है और समय अनुसार उसके पद को भरा जाता है। तो राष्ट्रपति हमारे यहाँ हर 5 साल के लिए निर्वाचन होता है। आप जब देखेंगे अनुच्छेद 52-53 में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे राष्ट्रपति की जो प्रक्रिया दी गई है संघ में, वहां पे मैं आपको आगे टॉपिक पे हैंडल करूंगा। गणराज्य का मतलब होता है जहां का राष्ट्र प्रमुख चुना जाए। जैसे हम कहते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत को कहा जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक गणराज्य, भारतीय लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये हमारे यहाँ का संवैधानिक प्रमुख भी चुना जाता है। इसका चुनाव राष्ट्रपति का कैसे होता है आप देखेंगे, इसमें संसद के अनुच्छेद 89 है सर, इसका कहाँ, अच्छा भाग दिया गया है 79 में अनुच्छेद में, संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनाव होता है। तो इनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है और फिर इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अब कहा गया स्वतंत्रता की बात, अगले पॉइंट पे हम आते हैं। हाँ, और समस्त नागरिकों को ये क्या दे रहे हैं? समस्त नागरिकों को कह रहे हैं न्याय की बात कर रहे हैं। न्याय कैसा? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। राजनैतिक न्याय, राजनैतिक न्याय क्या होता है आप देखेंगे कि आप आज विकेंद्रीकरण की स्थिति है, पंचायत
पंचायत पंचायत आप देख लेंगे, पंचायत है, लोकल बॉडी के स्तर पे पंचायत हो गया, उसके ऊपर स्टेट लेवल हो गया, उसके ऊपर केंद्र पे। तो हमारे यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया नीचे तक, गांव से लेके दिल्ली तक शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया है। गांव स्तर पे सत्ता का निर्धारण प्रधान, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक प्रमुख, उसके ऊपर जिला पंचायत, उसके ऊपर मुख्यमंत्री, उसके ऊपर प्रधानमंत्री। इस तरह से जो हमारे यहाँ राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया है। अब आप देखेंगे सामाजिक न्याय कैसा करें। कोई भी सामाजिक तौर पे भेदभाव नहीं होगा, कोई निम्न वर्ग का है, कोई उच्च वर्ग का, कोई अपर कास्ट, कोई निम्न कास्ट, इस तरह से भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनमें एक समानता होगी। और आर्थिक तौर पर आर्थिक न्याय की बात करें कि मतलब गरीबी और अमीरी का भेदभाव जो है, ये सरकार राज्य प्रयास करेगा इसको कम करने का। राजनीतिक क्या है कि हर व्यक्ति को राजनीतिक प्रणाली में भाग लेने की स्वतंत्रता है। जैसे कोई भी व्यक्ति आज चाहे तो चुनाव लड़ सकता है आज। इसीलिए आरक्षण की प्रक्रिया सामाजिक तौर पे कमजोर और पिछड़े वर्ग और जो हमारे अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं लोग, उनको सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए तथा महिलाओं को जो समाज के कमजोर तबके से आते हैं उनके सशक्तिकरण के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। और राजनीतिक तौर पे उनको सीटों को रिक्त किया गया। जैसे लोकसभा की सीटों में एससी के लिए, एसटी के लिए आरक्षण है, विधानसभाओं की सीटों में है, लोकल बॉडी के इलेक्शन में एससी, एसटी, ओबीसी और उनके जनसंख्या के अनुपात में और महिलाओं को आरक्षण का वो दिया गया है। तो ये माना जाता है कि ये लोग सामाजिक तौर पे कमजोर और पिछड़े हुए हैं, इसलिए इनको राजनीतिक तौर पे अगर हम दे देंगे, ये हमारे संविधान से ही आता है, तो ये भी समाज के, देश के अग्रणी रूप से समाज के विकास में अपना सहयोग प्रदान कर सकेंगे। और इससे सामाजिक समरसता बढ़ेगी, लोगों के अंदर मेल जोल बढ़ेगा। आर्थिक, इससे जब राजनीतिक तौर पे सशक्त होंगे तो सामाजिक तौर पे सशक्त होंगे, सामाजिक तौर पे सशक्त होंगे तो राजनीतिक तौर पे सशक्त होंगे, और अगर सामाजिक राजनीतिक तौर पे होंगे तो निसंदेह आर्थिक तौर पे सशक्त होंगे। या फिर जो आर्थिक तौर पे सशक्त होगा वो सामाजिक और राजनीतिक तौर पे भी सशक्त हो जाएगा। अब देखिए हम आते हैं, अगला पॉइंट हमारा है स्वतंत्रता की बात की जाती है। कौन सी? विचार की। आप अपने विचार को रखने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते ऐसे विचार किसी के ठेस ना पहुंचाते हो, आपके स्वतंत्र विचार हो, आप स्वतंत्र अभिव्यक्ति करने के लिए, आप कोई भी लेख आप स्वतंत्रता पूर्वक लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको कोई मना ही नहीं करेगा कि आप क्यों नहीं लिख सकते हैं। विश्वास, आप किसी भी चीज में विश्वास कर सकते हैं, ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। धर्म, आप कोई भी धर्म का पालन कर सकते हैं, आप चाहे इस्लाम को माने, चाहे क्रिश्चियन को माने, चाहे पारसी को माने, चाहे हिंदुइज्म को माने, ये आपके ऊपर निर्भर है। उपासना, आप कोई भी उपासना, किसी भी मंदिर में आप जाएं, आप गुरुद्वारे में जाएं, आप कहीं भी जाएं, मस्जिद में जाएं, आप उपासना करने के लिए स्वतंत्र है। आपकी उपासना पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा, बशर्ते कि ये सब स्वतंत्रताएं तब तक जब तक दूसरे व्यक्ति को व्यथित न करती हो, नुकसान न पहुंचाती हो, राष्ट्र की एकता या अखंडता को असर न डालती हो। अगला देखिए, समानता किसी, आपको गरिमा और प्रतिष्ठा के साथ रहने की पूरी आजादी है, पूरी स्वतंत्रता है। आपकी गरिमा और प्रतिष्ठा को कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये एक तरह से मूल अधिकार है और इसका संरक्षक आपकी न्यायपालिका है। अब देखिए मित्रों, प्रश्न कहां से आता है? प्रश्न आता है कि क्या संविधान का भाग है प्रस्तावना? हाँ, संविधान का भाग है प्रस्तावना। किसमें कहा गया? केशवानंद भारती के बाद में संविधान को प्रस्तावना का भाग मान लिया गया। फिर देखिए, फिर पूछा जाता है कि कौन से संविधान? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। संशोधन जिसके द्वारा यहां पे जोड़ा गया, इसमें, ठीक ना, इसमें कौन कौन सा जोड़ा गया? समाजवादी, ये ध्यान दीजिएगा, पंथ निरपेक्ष, दो शब्द यहां से जोड़े गए, ठीक है। उसके बाद में दो शब्द और जोड़े गए, उसके बाद में दो शब्द और, एक और है राष्ट्र की एकता, एक शब्द और है राष्ट्र की एकता। ये जितने अधिकार हैं, ये और ये किसी भी राष्ट्र की, और इनका मैं अभी बताता हूं, राष्ट्र की एकता
प्लस अखंडता। ये जो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता है, जानते क्या है मित्रों, ये स्वतंत्रता आप वहीं तक एक्सरसाइज कर सकते हैं, वहीं तक आप इसका अनुपालन कर सकते हैं जब तक कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता पे कोई इसका विपरीत प्रभाव ना पड़े। जैसे ही आपकी ये इस पे विपरीत प्रभाव डालेगी, तुरंत ही सरकार आपके इस अधिकार पर निर्बंधन लगा देगी। दूसरा, समानता, गरिमा एवं प्रतिष्ठा। गरिमा एवं प्रतिष्ठा आपके लिए संविधान में दी गई। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। मित्रों, जब तक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे हमारे लोग सशक्त नहीं होंगे, हम लोग सशक्त नहीं होंगे, हमारे देश की एकता अखंडता कैसे मेंटेन रहेगी। तमाम प्रकार की आंतरिक चुनौतियां राष्ट्र के सामने होंगी। इसलिए ये कहा गया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर अगर इनको हम न्याय दे देंगे तो लोग संतुष्ट होंगे, हमारे देश की एकता एवं अखंडता और बढ़ेगी, लोगों के अंदर भ्रातृत्व बढ़ेगा, लोगों के अंदर आपस में मेल जोल बढ़ेगा, लोग समाज बटा नहीं होगा। इससे हमारा देश सशक्त होगा और लोग पूरी शक्ति से अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे और उसके परिणाम स्वरूप हमारा देश आर्थिक तौर पर भी सशक्त होगा, राजनीतिक तौर पर भी सशक्त होगा, ठीक ना, और सामाजिक तौर पर भी। अब देखिए फिर कौन कौन सा जुड़ा। समाजवादी, 42वां संविधान संशोधन, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीन शब्द जो हैं ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। इनमें अभी तक प्रस्तावना में एक ही संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। ये तीन शब्द जोड़े गए। क्रम इनका याद कर लीजिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए समस्त नागरिकों को क्या देते हैं, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिया गया है। 3 न्याय की बात की गई है। उसके बाद में समता किसकी, गरिमा एवं प्रतिष्ठा की समता प्रस्तावना में आके बात किया गया है। उसके बाद में स्वतंत्रता किस चीज की किया गया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की, उपासना की। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। और ये कब स्वीकार किया गया, 26 नवंबर 1949 को। इस संविधान को हम सब आत्म अर्पित और अंगीकृत करते हैं। इस प्रकार से केशवानंद भारती का एक केस था जिसमें लिख लीजिए, ये केशवानंद भारती, ये अक्सर आप देखते होंगे। ये 1973 में एक वाद आया था जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना ये संविधान का भाग है। संविधान का भाग है। दैट्स ऑल। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके इसमें से प्रश्न जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा, इससे पूछे गए प्रश्नों को मैं डिटेल्स में हल कराऊंगा। और ये बेरुबारी का केस है और ये एक ही गोपालन का है। 3 केस के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। धन्यवाद मित्रों देखने के लिए।